आज हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन का ओवरव्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कल मॉड्यूल वाइज। कल भी है ना हमारा लेक्चर, तो कल हम लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे कि हमारे मॉड्यूल में क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट 50 इसका करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट 50 में मैंने 40 या 42 बन गया सवाल, 2-4 सवाल है वो बना के भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 40 के आसपास तो बन गया है। तो अभी मैं लॉ ऑफ टैक्सेशन बात कर रहा हूँ। लॉ ऑफ टैक्सेशन जो है टैक्सेशन के बारे में बात करता है। टैक्स कौन ले सकता है? गवर्नमेंट लेता है। गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 2 तरीके के, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा या तो यूनियन गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो टैक्स भी कौन ले सकता है? यूनियन ले सकता है या स्टेट ले सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ टैक्सेशन को हमने 2 भाग में बांट लिया। सबसे पहला हम टैक्स बाय यूनियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्स बाय स्टेट। टैक्स बाय यूनियन, टैक्स जो है यूनियन गवर्नमेंट जो होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरीके से टैक्स ले सकता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स एक्ट लेके आया है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत हम लोग जो टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स आपको पता नहीं चलता, ठीक है, और वो आपसे ले लिया जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि आपने कोई सैलरी कमाई, उससे आपका टैक्स कट गया, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। आपको पता चलता है कि मुझे, आप कोई जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप बिजनेस करते हो, आपका लाखों का आमदनी है, ठीक है, फिर आप रिटर्न फाइल करते हो, ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। आपको सरकार आपसे मांग के लेगी वो, ठीक है, नहीं दोगे तो फिर आप मतलब पनिशमेंट होगा आपको। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आपको नहीं बताया जाता और वो आपसे ले लिया जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है? गुड्स एंड सर्विस एक्ट, जिसको जीएसटी एक्ट बोला जाता है। तो हम लोगों को यूनियन के अंदर 2 तरीके के एक्ट को पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स के लिए हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम लोग जीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट 13/9/1961 को इनैक्टमेंट हुआ था इसका। ठीक है, और इसको इन्फोर्स किया गया था 1/4/1962 को। ठीक है, इधर हम आएंगे जीएसटी में। जीएसटी में इनैक्टमेंट कब हुआ था जीएसटी का? 12/4/2017 को, और इन्फोर्स कब हुआ था? 1/7/2017 को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीएसटी एक्ट से पहले बहुत तरीके का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, कस्टम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, बहुत सारा टैक्स लगता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सारे टैक्स को हटा के एक टैक्स लाया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये 2017 में आया था। इससे पहले सरकार हर चीज़ के लिए अलग अलग टैक्स बनाया था और वो अलग अलग टैक्स हर चीज़ पे लिया जाता था। तो अब सबको कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। अब कोई अलग से टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जीएसटी दिया जाएगा, ऐसा। ठीक है, जीएसटी के अंदर हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जीएसटी के अंदर जो है जीएसटी के अंदर भी 3 चीज़ें हैं। एक है स्टेट ले सकता है जीएसटी, दूसरा है सेंटर लेता है जीएसटी, और तीसरा है फॉर इंटर स्टेट, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। कोई भी सामान जब आप खरीदते हो तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो 3 टाइप का लगता है। ठीक है, पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है सेंटर, तीसरा होता है इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट तो तब लगता है जब, जैसे मान के चलो मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, और मेरे कुछ स्टूडेंट जो हैं क्या बोलते हैं, बंगाल से हैं। ठीक है, और उन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया 499 का। अब 499 का जो भी टैक्स रहेगा उधर के भी स्टेट को भी चाहिए, इधर के स्टेट को भी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चे वहाँ से खर्च कर रहे हैं। तो जब इंटर स्टेट हो जाता है मामला तो वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। ठीक है, और जब किसी पर्टिकुलर स्टेट का हो तो उसमें स्टेट जीएसटी, और उसी में सेंटर का भी होता है सीजीएसटी। तो जीएसटी में हम लोग ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसके बाद आ जाओ इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम किस किस को बताया गया है, क्या क्या चीज़ इनकम के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सैलरी, इनकम
टैक्स एक्ट बोलता है कि सैलरी जो है वो आपका इनकम है, तो सैलरी पर टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, मैं कहीं जॉब करता हूँ तो मेरी जो सैलरी है उससे वो टैक्स करता है। तो सैलरी पहला होता है इनकम का सोर्स। ठीक है, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी रेंट। कोई भी प्रॉपर्टी है आपने रेंट पे दिया है, मेरा दुकान था मैंने रेंट पे दिया है, तो रेंट से जो कमाते हो ना वो भी इनकम होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी रेंट भी जो है इनकम के दायरे में आता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। तीसरा है आपका बिजनेस या प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा मॉल है या मेरा कोई बड़ा सा बिजनेस है। ठीक है, तो उससे जो अर्निंग करता हूँ मैं उसके ऊपर टैक्स लेता है सरकार, तो वो बिजनेस टैक्स हो गया। ठीक है, इनकम के अंदर वो भी आता है। इसके बाद है प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स का मतलब है कि भाई मैं वकील हूँ, मैं जो कमाऊँगा मेरे से जो सरकार लेगा वो बिजनेस टैक्स नहीं होगा, वो प्रोफेशन टैक्स होगा, क्योंकि जो वकालत है वो प्रोफेशन है। कोई सीए है, अब सीए भी तो कमाता होगा ना, अब सीए जो कमाता है वो बिजनेस तो है नहीं, तो उनसे जो लिया जाएगा टैक्स वो प्रोफेशन टैक्स होगा। ऐसे ही सीएस है, ऐसे ही कोई और प्रोफेशन का ये है। ठीक है, तो अगर बाय प्रोफेशन आपका अगर कोई इनकम है तो वो प्रोफेशनल इनकम होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो सरकार लेता है वो प्रोफेशनल टैक्स लेता है। आता इनकम टैक्स के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनल टैक्स कहलाता है। अगला है कैपिटल गेन। ये फोर्थ टाइप का जो है इनकम है अंड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब होता है कि भाई आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, रियल एस्टेट का कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदा और उसको बेच दिया। तो खरीदा आपने मान के चलो 4 लाख में था, आपने बेचा उसको 6 लाख में। ठीक है, तो 2 लाख का तो बेनिफिट हुआ, तो ये जो आपका गेन हुआ इसके ऊपर भी टैक्स लगता है, तो ये आपका इनकम होता है। ठीक है, तो कैपिटल गेन का मतलब किसी प्रॉपर्टी को खरीद बिक्री से जो इनकम होता है वो कैपिटल गेन में आता है। अभी कैपिटल गेन जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदा और उसको विदिन 24 मंथ आपने बेच दिया। ठीक है, तो उससे जो अर्निंग होगा वो कौन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कम समय में लेके बेच दिया। और कोई प्रॉपर्टी मैंने 2010 में खरीदी थी, ठीक है, और मैं अभी उसको बेचना चाहता हूँ 15 साल बाद, तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय के बाद बेचा है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है विदिन 24 मंथ में आपने खरीदा भी और आपने बेच भी दिया। और लॉन्ग टर्म का मतलब है कि भाई आपने लंबे समय के बाद जो है उसको बेचा। तो लंबे समय को तो आंक नहीं सकते, तो आफ्टर 24 मंथ जो है आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका, कभी कभी क्या होता है जब आप पढ़ोगे जीएसटी एक्ट, अभी मैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीएसटी एक्ट में बताया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई खरीद बिक्री हो रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म में बताना है, तो 24 महीने के भीतर होना चाहिए। ठीक है, 24 मंथ से। अगर कोई स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है या शेयर मार्केट में आपने कुछ पैसा लगाया, जो भी है, अगर ऐसे टाइप का इनकम है और उसको आपने खरीद बिक्री किया है ऐसा कुछ, तो आपका वो शॉर्ट टर्म कब काउंट होगा, विदिन 12 मंथ। याद रखना, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के मामले में 24 महीने के भीतर, और शॉर्ट टर्म स्टॉक या म्यूचुअल फंड या शेयर जो भी है, ठीक है, अगर आपने खरीदा और बेचा, अगर वो 12 मंथ के भीतर करते हो तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी के केस में 24 महीने के भीतर होना चाहिए, और ये स्टॉक वगैरह के केस में 12 महीने के अंदर होना चाहिए, तो फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये चौथा हम समझ गए, कैपिटल गेन। पांचवा है इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। पांचवा इनकम होता है अदर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब हमने जो 4 चीज़ें पढ़ी है, ठीक है,
उसके बाद भी तो बहुत सारा इनकम है। सबसे पहले कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी इसका डेफिनेशन क्लॉज रहेगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो मैंने आपको बता दिया था कमेंसमेंट कि कब कमेंस हुआ था, बराबर। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या, शॉर्ट टाइटल का मतलब एक्ट का नाम। तो एक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्सटेंट का मतलब क्या, फैलाव, कहाँ तक ये अप्लीकेबल है, तो होल इंडिया, ठीक है, पूरे भारत में इनकम टैक्स एक्ट जो है एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट सेक्शन खत्म। दूसरा सेक्शन है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स में डेफिनेशन क्लॉज से ही पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखो, इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, बहुत। वो कितना चैप्टर, कम से कम बहुत। हाँ, देखिए शुरू कहाँ से है, पेज नंबर 30 से। पेज नंबर 30 आ जाओ। दिस एक्ट बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके बाद ये जो है कमेंस कब हुआ था, 1 अप्रैल 1962, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अभी देखो डेफिनेशन क्लॉज। सबसे पहला है एडवांस टैक्स क्या होता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा भी गया है। आप लोगों को जो मैं इंपॉर्टेंट 50 भेजूंगा तो उसमें देखना, ये डिफाइन करने बोला है, डिफाइन एडवांस टैक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन इसीलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एडवांस टैक्स का मतलब है, एडवांस टैक्स मीन्स द एडवांस टैक्स पेएबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17C, ठीक है। ये बोलता है एक्ट कि भाई एडवांस टैक्स का मतलब क्या है कि आपको मान के चलो आपका इनकम 50 लाख है, ठीक है, और आपको पता है कि हमारा भाई इतना इनकम होता ही है, और आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा थोड़ा ना किस्तों में अगर मैं अपने इनकम का टैक्स भरता रहूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे क्या है लास्ट में 50 लाख का एक साथ भरने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप उसको स्लैब मतलब किस्त के हिसाब से भर सकते हो, तो वो टैक्स एडवांस टैक्स कहलाता है, ठीक है, कि भाई मुझे शुरू से ही भरने दो, एडवांस में ही भरने दो, मुझे बाद का टेंशन नहीं चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ोगे आप तो उसमें ये प्रावधान है कि कोई बंदा है जिसको पता है, प्रिजम्पशन होता है ना किसी भी इंसान का कि मेरा भाई धंधा इस महीने में इतना होने वाला है या इतना होने वाला है और मैं एक साथ इतना नहीं भर सकता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही एडवांस टैक्स के तौर पर भर सकते हो, ठीक है। तो वो होता है एडवांस टैक्स। अगला है आपका एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है। कोई भी एग्रीकल्चर पर्पज का कोई लैंड है, ठीक है, और वो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, और अगर उससे कोई रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, चाहे आपने रेंट करके दिया हो, जो जैसा भी हो, ठीक है, या आपने एग्रीकल्चर करके कमाया है, ठीक है, कि उसमें धान वान उपज कर जो भी करके किया है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इनकम में देखो कितना लंबा प्रावधान दिया है, तो पढ़ते पढ़ते वो हो जाएगा, ठीक है, जाने दो। अगला देखो किधर गया, एडिशनल कमिश्नर, ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, अपन जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। अपेलेट ट्रिब्यूनल, देखो अपेलेट ट्रिब्यूनल दिया हुआ है 4 में, इसमें ये बताता है अपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब अपेलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 252। तो 252 फिर पढ़ना पड़ेगा आपको जाके कि 252 में क्या है, लेकिन अपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, मतलब मान के चलो अभी ये अपना है ना महारेरा का, तो महारेरा का ट्रिब्यूनल जो है वो बांद्रा में है और अपेलेट ट्रिब्यूनल चर्च गेट में है, ठीक है। तो अपेलेट का मतलब कि लोअर एक ट्रिब्यूनल होगा, वहाँ पे आपको जाना है, अगर वो जो है आपका ये ग्रीवेंसेस दूर नहीं करता है,
ठीक है। इनकम टैक्स का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना होता है, ठीक है। अगर ट्रिब्यूनल आपकी बात को नहीं समझ पाता या उनके फैसले से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उनके ऑर्डर को आप अपेलेट ट्रिब्यूनल में जो है ले जा सकते हो, ठीक है। तो अपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब है कि ट्रिब्यूनल का जो हेड होता है उसको बोला जाता है अपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब अपील कर सकते हैं आप उस ट्रिब्यूनल में, ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखो उससे ऊपर है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? एनुअल वैल्यू इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी मीन्स इट्स एनुअल वैल्यू एज डिटरमाइन अंडर सेक्शन 23। तो अंडर सेक्शन 23 में बताया है एनुअल वैल्यू का मतलब, जो मैंने शुरू में बताया था ना कि भाई 1 साल पहले आपने लिया था कोई प्रॉपर्टी 3 लाख में, ठीक है, और अभी उसका एनुअल वैल्यू क्या हो गया है? 4 लाख हो गया, 1 साल में बढ़ गया। तो एनुअल का मतलब सालाना उसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है, तो वो होता है एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अगला है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी बोलते हैं उसको, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड मीन्स ए ग्रेच्युटी फंड विच हैज बीन एंड कंटिन्यूज टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर in accordance with rule contained in part C of the 4th schedule, ठीक है। तो इसमें तो सब ऐसे ही सेक्शन वाइज दे दिया है कि आप इसके लिए वो सेक्शन देखो, इसके लिए वो सेक्शन देखो। इसमें बोल रहा है पार्ट बी और 4th शेड्यूल देखो, तब आपको पता चलेगा कि ये अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड क्या होता है। लेकिन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड का मतलब है कि भाई जो भी कमिश्नर है उसने आपका ग्रेच्युटी फंड जो है अप्रूव कर दिया तो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड होता है सीधा, ठीक है। अगला है आपका एसएससी। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। एसएससी का मतलब क्या होता है फिर? टैक्स पेयर, सिंपल, ठीक है। कोई भी बंदा, क्या बोल रहा है, कोई भी बंदा जो इस एक्ट के अंदर टैक्स पे करता है या जिसके ऊपर टैक्स पे करने का जो है बर्डन है तो वो एसएससी होता है, तो यही है, ठीक है। इसके बाद है अगला असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो असेसमेंट का मतलब होता है रिसेसमेंट। क्या गजब का तर्क है यार। असेसमेंट का मतलब रिसेसमेंट, ठीक है। एक सेकेंड है, इसका मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसमें नहीं दिया है लेकिन मेरे इम्पोर्टेंट 50 में सवाल पूछा था ना तो मैंने बनाया है उसका असेसमेंट। सर ये बेयर एक्ट करवा रहे हो क्या? हाँ बेयर एक्ट पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन क्लॉज बेयर एक्ट में ही है। ये बहुत बेकार तरीके से लिखा जाता है तो इसको। हाँ बेयर एक्ट का जो है करेक्ट बेयर एक्ट का जो है ना लैंग्वेज समझ नहीं आता, लेकिन डेफिनेशन जो है बेयर एक्ट का सही रहता है, ठीक है। उसमें पूरा दिया रहता है, सही में उसका समझ में नहीं आता, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है तो, लेकिन मैंने असेसमेंट का लिखा है तो मुझे याद है कि मैंने तो लिखा था असेसमेंट का। बोलिए ना। लास्ट वीक आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे ना, उसके आप हम बोले थे ना क्वेश्चंस के लिस्ट भेजोगे आप। किस में? दूसरे सब्जेक्ट का। कौन से सब्जेक्ट का? वुमेन एंड चिल्ड्रन का आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे ना लास्ट वीक। हाँ तो वो क्वेश्चंस आपने शेयर किए थे क्या? मुझे याद नहीं है कौन सा बोल रही हो आप। फिलहाल अभी ये कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में वो हाँ बात करता हूँ मैं। क्या है असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब क्या होता है यार, ये देखो असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब टैक्स पे करना होता है यार। देखो असेसमेंट जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है
कि कोई भी बंदा जिसको पता है कि मुझे इतना भरना है, ठीक है, और वो सामने से जाके उतना भर देता है, तो उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। मतलब खुद से उसने पे कर दिया। तो असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स पे करने वाला, पे करना, ठीक है, कि आपने जो भी आपका टैक्स पे करना था आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब टैक्स पे करने का साल। जैसे मान के चलो आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये क्या है, एक साल का ये असेसमेंट ईयर है। आपको इसी एक साल का जो भी इनकम हुआ है आपको फिर अगले साल उसको उस इनकम का आपको टैक्स भरना है, तो वो असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। इसके बाद है अगला असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, अंडर सेक्शन 117। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर उसको कहा गया है, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 117 के तहत अपॉइंट किया गया हो, ठीक है। अपॉइंट क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे अथॉरिटी का काम होता है। आपको पता होगा जब इनकम टैक्स अगर कोई बंदा नहीं भरता है तो उसके लिए, उसके देखभाल के लिए तो चाहिए ना, तो बहुत सारे अथॉरिटी काम करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। कोई कमिश्नर होता है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर का मतलब है कि भाई जिसको असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे अपॉइंट किया गया हो इस एक्ट के अंदर, ठीक है, और इस एक्ट के सेक्शन 117 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है अगला आपका इम्पोर्टेंट, किधर गया, टेंजिबल एसेट, ठीक है। नहीं, टेंजिबल एसेट डिफाइन नहीं किया है, वो ऐसे ही बताया है उसने, ठीक है। बुक और अकाउंट तो नहीं है। बिजनेस ट्रस्ट का मतलब तो पता ही है। इसके बाद है इधर का कैपिटल एसेट, ठीक है। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, ये देखो 14 में बताया है। कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। कोई भी कैपिटल एसेट है, मैंने बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन किस चीज़ के ऊपर होता है, कैपिटल एसेट के ऊपर होता है ना। आपके पास कोई सामान होगा तभी तो आप उसको बेचोगे ना, बराबर। तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। बी में बताया इसी में एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इसके बाद तीसरा में है स्टॉक इन ट्रेड। चौथा में पर्सनल इफेक्ट दैट इज से टू मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपका ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, ठीक है, पेंटिंग वगैरह जो भी है। इसके बाद ऑर्नामेंट है, तो वो सब किस में आएगा, आपका कैपिटल असेट में आता है। इसी में लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, कि कोई भी प्रॉपर्टी है आपके पास, एसेट्स है, ठीक है, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, आपने बहुत पहले खरीदा था और अब बेच रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। ये बात, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, हाँ, ये पूछा भी गया है 2 बार। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है, वो गेन अलग चीज है। गेन का मतलब आपने कमाया कितना, वो है गेन, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी है जो आपने बहुत पहले खरीदा था, ठीक है, अब वो अभी आपको बेचने का मन है या नहीं बेचा है आपने, ठीक है, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, याद रखिएगा आप, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी जो 24 महीने के भीतर ही आपने लिया, अभी हाल ही में लिया है, ठीक है, तो हाल ही में लिया है या 24 महीना ही हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म में होता है। और कोई प्रॉपर्टी आपने बहुत पहले लिया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया। इसके बाद कमिश्नर को डिफाइन किया है, तो कमिश्नर वगैरह जान के मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है आपका, डिप्यूटी कमिश्नर, ये सब कमिश्नर को तो डिफाइन किया ही था हमने, ठीक है।
इसके बाद डिविडेंड, देखो इसके बाद है 22 में डिविडेंड, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट whether capitalized or not, if such distribution entails the release by the company to its shareholder of all or any part of asset of the company। ठीक है, तो ये डिविडेंड कहलाता है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयरहोल्डर by a company of debenture stock, deposit certificate in any form whether with or without interest, and any distribution to its preference shareholder of share by way of bonus to the extent to which the company possesses accumulated profit whether capitalized or not। मतलब डिविडेंड के अंदर क्या क्या कवर होता है उसके बारे में आपको बताया है। इसके बाद आगे बताया हुआ है इसमें डोमेस्टिक कंपनी कौन होगा, 22A में डोमेस्टिक कंपनी का मतलब कि भारत के अंदर जो भी कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, अंडर आईटी एक्ट के अंदर जो है डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है, उसमें बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर कवर होता है। अगला है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का तो आप लोगों को पता ही है कि भाई जो भी पार्टनरशिप में वो खोलते हैं कोई भी फर्म या कंपनी, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, ये तो है। इसके बाद अगला है इनकम। देखो इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। डिफाइन इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है इनकम को। ठीक है, इनकम के अंदर क्या क्या है, प्रॉफिट और गेंस ये भी कवर है, डिविडेंड भी आता है। आगे देखो क्या आता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड होली और पार्टली टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज और बाय एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होली और पार्टली फॉर सच पर्पज। ठीक है, इसके बाद आगे है और बाय एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन क्लॉज 21। तो इनकम क्या मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही कि 5 टाइप के इनकम हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर कोई सैलरी कमाता है वो भी इनकम है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है वो भी इनकम है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कैपिटल गेन है वो भी इनकम है। बिजनेस से आपने जो भी कमाया इनकम है। प्रोफेशन से जो भी कमाते हैं इनकम है। ठीक है, लॉटरी वगैरह जो है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो भी इनकम के अंदर कवर होता है। ठीक है, और इसमें तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नहीं दिख रहा है कुछ। ये तो कैपिटल इनकम इंडियन कंपनी तो सबको पता है, इंडिया के अंदर है तो इंडियन कंपनी है, सिंपल। ठीक है, एक है ये है क्या बोलते हैं, देखो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, यही वो बंदा होता है जो ये देखता है कि कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इनकम टैक्स इस इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 117। ठीक है, इसके बाद अगला देखो इम्पोर्टेंट क्या है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। देखो 29 में दिया हुआ है, मीन्स कैपिटल एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल। बराबर है, शॉर्ट टर्म जो नहीं है वो लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, बेयर एक्ट ऐसे ही लिखता है। मतलब जो लॉन्ग टर्म में नहीं है वो शॉर्ट टर्म और जो शॉर्ट टर्म में नहीं है वो लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से जो भी कमाई होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक है, ये तो इजी ही था। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये कमिश्नर सब के बारे में दिया हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद
नहीं है, जाने दो, ठीक है। इसके बाद इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई टर्म नहीं है, ठीक है। एक ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था ना कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी का जो है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है उसका खरीद बिक्री करके जो भी आप कमाते हो शॉर्ट टर्म में, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है। इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं है इनकम, ये इम्पोर्टेंट अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। इसके बाद सेक्शन 2 में हम लोगों ने वो पढ़ लिया। सेक्शन 3 में बताया हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है आप लोगों को पता होगा कि भाई 31 अप्रैल से शुरू होता है 1 मार्च तक, ठीक है। अब ये हो गया प्रीवियस ईयर। अब आगे जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो ये प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होगा आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भरना होता है, ठीक है। ये सभी को जो भी इनकम टैक्स भरते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब जो करंट ईयर गया और जो आने वाला है फाइनेंशियल ईयर उसमें आपको वो टैक्स भरना होता है। तो सेक्शन 3 उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो अपने को पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, अपने को अब सीधा मुद्दे पे आना है, ठीक है। अभी देखो मैं लॉ ऑफ टैक्सेशन का जो इम्पोर्टेंट 50 बना रहा था उसमें मैं कुछ सवाल बनाया हूँ आप लोगों से, वो पूछता हूँ। देखो मैं मतलब डिस्कस करता हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का मॉड्यूल शुरू करूँगा तो होगा भी नहीं 15 मिनट में, तो कल मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला सवाल है डिफाइन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कोई बता सकता है क्या? ये सवाल है, ये 3 बार पूछा गया है।